विंड्स ऑफ चेंज के आज इस नए एपिसोड में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन कहते हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तक पर चर्चा की है। हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के एक हिस्सा हैं प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव के टॉप पर, यद्यपि कि वो एक नॉमिनल हेड के तौर पर हैं, लेकिन वो टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। उनको ये शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से प्रदत्त है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 पर जाते हैं तो देखते हैं कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एग्जीक्यूटिव, जब हम देखते हैं कि यूनियन कैसी बनी हुई है तो हम देखते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है ये प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिलकर के बना है। और ये सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द नेशन है। प्रेसिडेंट को बड़े सारे शक्ति प्रदत्त हैं। वो एग्जीक्यूटिव ये 3 भाग में बटा है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और इसके अलावा थर्ड पार्ट को हम कहते हैं जुडिशरी। जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को, तो ये दोनों एक ही बॉडी के अलग अलग पार्ट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। एग्जीक्यूटिव के सबसे शीर्ष पर हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, लेकिन उनको एड एंड एडवाइस के लिए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, उनको एड एंड एडवाइस के लिए दिया गया है। एक ट्यूटलर हेड के रूप में प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली सारे पावर्स को एक्सरसाइज करने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो किनके एड एंड एडवाइस पर? वो कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। वहाँ पर चर्चाएं करके आगे क्या करना है इसके बारे में वो निर्णय लेते हैं। हम देखते हैं कि एड एंड एडवाइस वर्ड में वो क्लैरिटी नहीं थी। एडवाइस का मतलब है कि आप किसी एडवाइस को मान भी सकते हैं और किसी एडवाइस को आप नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन एक संशोधन लाया गया और संशोधन ला करके इसको क्लियर किया गया कि प्रेसिडेंट कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर ही काम करेंगे। ये 42वां संशोधन में इस तरह के प्रावधान क्लैरिटी के लिए लाए गए। हम देखते हैं कि ये दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये एक ही बॉडी दिखाई देता है। लेजिस्लेचर से ही कुछ लोग, जो मेजॉरिटी की पार्टी होती है, वो चली जाती है प्राइम मिनिस्टर के पद पर
जिन्हें वो लोग नेता अपना मानते हैं। वो एक दल भी इतनी मेजॉरिटी ला सकती है कि वो अपना नेता नियुक्त करे, और हम ये भी देखते हैं कि कई दल मिल करके भी अपना एक नेता चुनता है, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। और फिर प्रधानमंत्री उसमें से कई लोगों को चुन करके अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाते हैं, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बनाते हैं। इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन है को एक्सटेंसिव। यहां से निकल करके यहां आ गए। लेजिस्लेचर को जब हम देखते हैं तो इससे भी देखते हैं पार्लियामेंट। इसके दो भाग देखते हैं, एक है लोक सभा और दूसरा है राज्य सभा। एक को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपुल, दूसरे को कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारे नेशन की। फिर हम देखते हैं कि लोकसभा में जो एमपीज चुन करके जाते हैं, जो सांसद चुन करके जाते हैं, उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। लेकिन जो राज्यसभा में जाते हैं उनका डायरेक्ट नहीं होकर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा वो चुने जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट को जो शक्ति प्रदत्त है या जो उनकी आहर्ता है, एक तो कॉमन बात है कि इस नेशन में जो भी किसी संवैधानिक पद पर होगा वो भारत का नागरिक होगा। जो भारत का नागरिक नहीं है वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि वहां पर उम्र 35 वर्ष है। ईयर्स। यहां पर हम देखते हैं कि चुने कैसे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस और स्टेट्स की जो असेंबली है वो मिल करके उनको चुनती है। स्टेट, यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया उसमें दो यूनियन टेरिटरी भी स्टेट के रूप में हमको दिखाई देता है। एक है दिल्ली और दूसरा है पौंडीचेरी। यद्यपि कि ये दिल्ली और ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसको स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि वहां पर भी एक असेंबली है। प्रेसिडेंट के लिए जो आहर्ता तय की गई है वो ये कि लोकसभा की जो आहर्ता है वो आहर्ता को वो पूरा करते हों, वो क्वालिफिकेशन वो पूरा करते हों, यानी वो लोकसभा के मेंबर बनने की आहर्ता रखते हों। हम ये भी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कैंडिडेट बन सकता है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट के किसी सदन का मेंबर है तो उसको रिजाइन करना होगा। और अगर वो किसी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में है उसका मेंबर है तब भी उसको वहां से रिजिग्नेशन देना होगा और तब वो कैंडिडेट बन सकता है और चुना जा सकता है प्रेसिडेंट के रूप में। जब हम देखते हैं कि आखिर लोकसभा के कितने मेंबर्स होने चाहिए, ये जो सुप्रीम बॉडी है हमारी लॉ मेकिंग बॉडी, इसके कितने, तो लोकसभा इसमें हम देखते हैं 552 सीट्स है एमपी के पूरे हिंदुस्तान में।
जिसमें 530 स्टेट से आते हैं, 530। फिर हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी से 20 आते हैं और 2 नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर उनका प्रतिनिधित्व, उस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व हमें पार्लियामेंट में नहीं दिखाई देता है तो उनके लिए ये 2 सीट दिया जा सकता है उनको। फिर हम देखते हैं कि राज्यसभा राज्यसभा में 250 सीट हम देखते हैं। 250 सीट है। इस 250 सीट में हम देखते हैं कि 238 स्टेट्स से आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसके डिफिनेशन में स्टेट दिल्ली को भी माना गया है और पुडुचेरी को भी माना गया है, यानी कि ये 238 लोग वहां से होंगे और 12 लोग नॉमिनेट किए जाएंगे। 12 राज्यसभा सांसद नॉमिनेट किए जाएंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में एक नाम होंगे। ये अलग बात है कि नामवर उसी को आज माना जाता है जिस पर सत्ता का हाथ हो, वरना सिर्फ क्वालिटी देख करके इस तरह के कोई निर्णय नहीं किए जाते। कुछ किए जाते हैं, कुछ नहीं भी किए जाते हैं। प्रेसिडेंट की अर्हता के बाद हम देखते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। जब हम इलेक्शन पर आते हैं, इनके निर्वाचन पर आते हैं, तो मैंने बताया कि उनकी अर्हता ये होनी है, उनको किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का, जैसे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट में, उसका मेंबर नहीं होना है उस वक्त। अगर हैं तो उनको रिजाइन कर देना है। और इनका भी चूंकि पीएम डायरेक्ट चुने जा रहे हैं, एमपीज डायरेक्ट चुने जा रहे हैं, इसलिए कि पीएम वही बन सकते हैं जो एमपी हों, तो एमपी डायरेक्ट चुने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट होता है। और इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें पार्लियामेंट के दोनों सदन और विधानसभा, या जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसके लोग दोनों मिलकर के वोट डालते हैं। और ये एक वैल्यू निकाल करके होता है, प्रेफरेंशियल वोट होता है। एक के बाद एक कैंडिडेट किस जगह पर, अगर दूसरा तीसरा, प्रेफरेंशियल वोट होता है कि आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हम पहला प्रेफरेंस इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा ये इसको दिया। इस तरह से पॉपुलेशन और कितने जनप्रतिनिधि हैं उसका भी कैलकुलेशन करके उसके वैल्यू निकाले जाते हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट का प्रेफरेंशियल वोट इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा चयन किया जाता है, जो 5 साल के लिए होता है। ऐसे कुछ केसेस ऐसा हो सकते हैं कि जहां इम्पीचमेंट की नौबत हो, उनको हटाने की नौबत हो, लेकिन
ऐसा हमारे देश में अब तक कहीं नहीं हुआ है। हम ये भी देखते हैं कि इनको बड़े सारे शक्ति प्राप्त हैं, जिन शक्तियों का असल इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिव पावर वही होल्ड करते हैं। उनके एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देती है हर चीज़ पर, चाहे वो उनके फाइनेंशियल पावर्स हों, इमरजेंसी के पावर्स हों, पार्डन करने के पावर्स हों, या एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स होने के कारण उनके पास पावर हो। ये सारे पावर्स वो एक्सरसाइज करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज के इस एपिसोड में हमने एक चित्र खींचा कि प्रेसिडेंट और यूनियन गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म हुई है। अब इसके बाद इसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर कि हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। धन्यवाद।